हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक डाउट प्रॉब्लम है और ये 3 क्वेश्चंस आरव ने पूछे थे। आरव एक स्टूडेंट है जिसने कि 3 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे अलग टाइप का था उसमें से, तो इसलिए मैं इसका सोल्यूशन बना रहा हूं जो आप लोगों के काम भी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन है किस टॉपिक पर बेस्ड? ये क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन पर, जिसमें एंगुलर मोमेंटम का भी यूज होगा। बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड ही क्वेश्चन हमें मानना चाहिए इसको। तो पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आए। जो लैंग्वेज भेजी थी ना आरव इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझना भी सबसे बड़ा एक टास्क ही है। तो समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। क्वेश्चन ये है, ए बॉल सिट्स एट रेस्ट ऑन ए पीस ऑफ पेपर ऑन ए टेबल। तो एक टेबल है, उस टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है और उस पर एक बॉल है। ठीक। यू पुल द पेपर इन ए स्ट्रेट लाइन आउट फ्रॉम द अंडरनीथ द बॉल। स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ द, यानी कि तुम उस पेपर को, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं इसको, थोड़ा डायग्राम इसका। बहुत जल्दबाजी में नहीं सीखना है इसको, आराम से सीखना है। ठीक है। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोई बहुत जल्दबाजी में करने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि ये है टेबल और इस टेबल पर एक पीस ऑफ पेपर है। मान लेते हैं ये पीस ऑफ पेपर है इस टेबल पर, और इस पर है एक बॉल। अब इस पीस ऑफ पेपर को हम फोर्स F लगा के इसको पुल करते हैं। ठीक है। यू आर फ्री टू पुल द पेपर इन एन आर्बिट्ररी वे फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स, यानी इस पेपर को आप किसी भी तरह से पुल कर सकते हो। क्वेश्चन में इसकी फ्रीडम दी हुई है कि इसको आप ऐसे भी पुल करो, चाहे इधर पुल करो, चाहे कैसे भी करो, जैसा भी मन करे वैसा पुल करो, लेकिन हॉरिजॉन्टली पुल करना है। ठीक है। ऐसे उठा नहीं देना है, हॉरिजॉन्टली पुल करना है। यू मे इवन जर्क इट सो दैट द बॉल स्टार्ट टू स्लिप, यानी कि आप इसको स्लोली पुल ना करके आप सडनली भी पुल कर सकते हो जिससे कि बॉल स्लिप कर जाए। ठीक है। अगर हम सडनली पेपर को पुल कर देंगे, बॉल के नीचे से सडनली हमने पुल कर दिया, तो बॉल को एक इंपल्स मिलेगा और इंपल्स की वजह से क्या होगा, प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं रहेगी और बॉल स्लिप कर जाएगी। ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं ये, आगे कहते हैं आफ्टर द बॉल कम्स ऑफ, आफ्टर द बॉल कम्स ऑफ द पेपर, यानी कि बॉल जब पेपर से अलग हो जाती है, बॉल पेपर से अलग हो जाती है, इट विल इवेंचुअली रोल विदाउट स्लिपिंग। तो उन्होंने कहा है कि बॉल फाइनली अगर पेपर से अलग होके कहां जाएगी, टेबल पर आ जाएगी। जब ये टेबल पर आ जाती है तो फाइनली अल्टीमेटली क्या होगा, ये रोलिंग मोशन में आएगी विदाउट स्लिपिंग। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि शो दैट इनफैक्ट द बॉल एंड्स अप एट रेस्ट, यानी कि बॉल फाइनली रेस्ट में भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉल फाइनली रोलिंग मोशन में जाए और यह भी हो सकता है कि फाइनली बॉल रुक जाए। दोबारा समझाता हूं सिचुएशन को कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर कागज का टुकड़ा है, उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। उस कागज के टुकड़े को सडनली तुमने पुल कर दिया, किसी भी डायरेक्शन में पुल कर दो। अच्छा, आप धीरे धीरे भी पुल करके छोड़ सकते हो कि बॉल जो है स्लिप ना हो पेपर। ठीक है। धीरे धीरे भी खींच सकते हो, सडनली भी पुल कर सकते हो, जर्क भी दे सकते हो। अगर जर्क दिया तो डेफिनेटली स्लिपिंग हो जाएगी। फोर्स जो पेपर से लगेगा बॉल के बीच में वो इंपल्सिव होगा। अब इस पर कंडीशन क्या है कि पेपर को पुल कैसा करना है, हॉरिजॉन्टली पुल करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर को आप जो है ऐसे खींच दो। ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह से स्लोली या जर्क दे के आप उसको पुल कर सकते हो, है ना। इतनी सिचुएशन क्लियर है। अब इसमें यह कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि बॉल इनिशियली रेस्ट में रही हो, यानी कि पेपर के ऊपर बॉल हो सकता है इनिशियली रेस्ट में है और तब आपने पेपर को सडनली पुल कर दिया। यह भी हो सकता है कि बॉल पेपर पे ऑलरेडी प्योर रोलिंग मोशन में हो और फिर आपने पेपर को सडनली पुल कर दिया। तो मेनली 2 कंडीशन मान के चलनी है हमको। कौन कौन सी? कि बॉल ऑलरेडी पेपर पर कैसी थी, या तो प्योर रोलिंग में थी या रेस्ट में थी। ठीक है। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी थी पेपर के साथ वो कितनी थी, 0 थी। ये मान के हम चल रहे हैं।
अब देखते हैं क्या है कि आफ्टर द बॉल कम्स ऑफ द पेपर इट विल इवेंचुअली रोल विदाउट स्लिपिंग, ये उन्होंने कहा है। शो दैट, और ये भी प्रूव करना है, इन फैक्ट द बॉल एंड्स अप एट रेस्ट, यानी कि बॉल फाइनली रुक भी सकती है। अब इन्होंने कहा है कि इज इट पॉसिबल टू पुल द पेपर इन सच ए वे दैट बॉल एंड्स अप एग्जैक्टली वेयर इट स्टार्टेड, क्या हम पेपर को इस तरह से भी खींच सकते हैं कि बॉल स्लिप हो और फिर मूव करने के बाद फाइनली उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से हम वो इनिशियल पोजीशन में थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं और कॉन्सेप्चुअली हम इसको एनालाइज करेंगे सारी चीजों को। अब इसमें ये देखना है कि जो बॉल के नीचे, बॉल किस पर रखी हुई है, कागज के टुकड़े पर रखी हुई है। तो पीस ऑफ पेपर को हमने सडनली पुल किया तो पेपर की वजह से बॉल पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू पेपर, वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पेपर की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये काइनेटिक भी हो सकता है, ये स्टैटिक भी हो सकता है। हम इसमें डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं कि कौन सा फ्रिक्शन है। डिपेंड करता है कि अगर सडनली पेपर को पुल कर दिया होगा तो या आपने जर्क दिया होगा, तो जर्क दिया होगा तो उससे क्या होगा, जर्क देने की वजह से इंपल्सिव फोर्स लगेगा, बॉल स्लिप हो जाएगी, और फ्रिक्शन कौन सा होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर आपने उसको कुछ इस तरह से पुल किया है स्लोली कि स्लिपिंग नहीं हुई है, ठीक है, स्लिपिंग मोशन नहीं हुआ है या प्योर रोलिंग में ही रही बॉल, तो उस समय पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहा होगा। सो हियर जो मेथड हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसमें ये मैटर नहीं करता है कि जो बॉल है उस पर फ्रिक्शन काइनेटिक लग रहा है कि स्टैटिक लग रहा है। ठीक है, अब इस बॉल को जो इंपल्स मिलेगा, अगर आपने जर्क दिया तो इंपल्स कौन देगा, फ्रिक्शन ही देगा। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन बॉल फाइनली पेपर से अलग होने के बाद मान लो कहां पर आ जाती है, टेबल पर आ जाती है। तो टेबल पर वो किस तरह से मूव कर रही है इसके बारे में भी हमको नहीं पता है, और वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं है कि हो सकता है बॉल स्लिप हो रही है, हो सकता है कि बॉल प्योर रोलिंग में मोशन में किसी भी तरह से मूव कर रही हो। यहाँ पर मेनली हमारा कंसर्न ये है कि इनिशियली बॉल कैसी है, या तो रेस्ट में है पेपर के ऊपर या प्योर रोलिंग मोशन में है। यानी कि इनिशियल कंडीशन में जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, जिसको कि हम इनिशियल कंडीशन कह रहे हैं, इनिशियल कंडीशन का मतलब हमारे लिए है कि t इक्वल टू 0 पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। दूसरी कंडीशन हम क्या ले रहे हैं कि फाइनल स्टेट बॉल की, हो सकता है कि फाइनली वो प्योर रोलिंग मोशन में आ जाए, ये भी हो सकता है कि फाइनली बॉल रेस्ट में आ जाए। इन दोनों ही कंडीशन में बॉल फाइनल स्टेट में भी प्योर रोलिंग मोशन में है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है टेबल पर। ठीक है, इनिशियली बॉल किस पर थी, पेपर पे थी, तो पेपर पर या तो रेस्ट में है या रोलिंग मोशन में है, और जो फाइनल स्टेट आएगी बॉल की उसमें भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो या तो रेस्ट में है या प्योर रोलिंग मोशन। बीच में क्या हुआ ये हमें नहीं पता। अब फाइनली वो रेस्ट में है या प्योर रोलिंग मोशन में, यही हम प्रूव करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में यही कहा है कि प्रूव करो कि अगर बॉल पीस ऑफ पेपर पर चाहे रखी हुई थी चाहे वो प्योर रोलिंग मोशन में थी, अगर मैंने पेपर को सडनली खींच के अलग कर दिया है तो फाइनली भी बॉल या तो प्योर रोलिंग मोशन में ही होगी या रेस्ट में जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने बात की है ये तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। अब हम सॉल्यूशन की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो इस बॉल पर जो फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छा टोटल फोर्स की बात कर लेते हैं कि बॉल पर टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो इस बॉल पर जो टोटल फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और जैसे ही हमने पेपर को झटके से खींच के निकाला या जैसे भी निकाला तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो टोटल कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्स हैं। उसमें भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सारे फोर्सेस कहां से पास हो रहे होंगे। जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हो, अगर मैंने इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस होंगे, यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, और एक यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इन सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अगर सारे फोर्सेस का टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम बॉल का कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जितना है उतना ही एंगुलर मोमेंटम फाइनल होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक पार्ट तो हम वैसे रीजनिंग से ही बता सकते हैं
कि अगर बॉल इनिशियली पीस ऑफ पेपर, कागज पर बॉल अगर रेस्ट में है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0 है। आपने सडनली पुल करके उसको पीस ऑफ पेपर को हटा दिया, जर्क देके हटा दिया, तो बॉल टेबल पर आएगी और स्लिप करते हुए मूव कर रही होगी, लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसा रखना है हमको, कांस्टेंट रखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, या टेबल के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व होगा। जैसे ये कोई भी पॉइंट ले लूं, मैं टेबल का कोई भी पॉइंट ले लूं, तो ये सारे फोर्सेस का जो टॉर्क होगा वो मिला के कितना होगा, 0 आएगा, है ना। तो टेबल के किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर बॉल रेस्ट में है तो 0 है। फाइनली बॉल कागज के टुकड़े को खींच के हमने अलग कर दिया, अब बॉल मूव कर रही है, बीच में स्लिप हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी उसका कितना हो जाना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 होने का मतलब है कि उसके सेंटर ऑफ मास में भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक वेलोसिटी सर्वाइव कर रही है तो फिर एंगुलर मोमेंटम तो 0 नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम 0 होने के लिए जरूरी है कि फाइनली बॉल कैसी आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो जो एक ये वाला पार्ट था कि अगर इनिशियली बॉल पेपर पर रेस्ट में है तो पेपर को सडनली खींच दिया तो फाइनली वो रेस्ट में जाएगी, वो तो हमने यहीं से कंक्लूड कर लिया कि अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा। अब हमको प्रूव करना क्या बाकी रह गया है, ये वाली चीज हमको प्रूव करनी बाकी रह गई है कि कागज के टुकड़े पर बॉल अगर ऑलरेडी रोलिंग मोशन में है, इनिशियली उसको पेपर को सडनली हमने खींच दिया तो फाइनली टेबल पर वो फाइनली रोलिंग मोशन में आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो ये अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें लगाते हैं, थोड़ी फिजिक्स लगाते हैं और फिर प्रूव करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स मैंने मान लिया है कि बॉल पर कितना लग रहा है, F के बराबर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स ही क्या करेगा, उसके लीनियर मोमेंटम को भी चेंज करेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने v मान ली है किसी इंस्टेंट पर, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को भी देखो चेंज करने में कौन अपना रोल प्ले करेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लग रहा होगा और पैरेलल टू दी सरफेस लगेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क देखूं इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन देगा इसको, mg का टॉर्क 0 होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी 0 होगा, तो टॉर्क भी कौन देगा इसको, फ्रिक्शन देगा। तो फ्रिक्शन ही एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा, या फ्रिक्शन का टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा, और फ्रिक्शन ही इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को भी चेंज करेगा। यानी लीनियर मोमेंटम में भी कौन चेंज लेके आ रहा है, फ्रिक्शन, और एंगुलर मोमेंटम में भी कौन चेंज लेके आएगा, इसके फ्रिक्शन चेंज लेके आएगा, ठीक है। यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स F इक्वल टू मैंने लिखा mdv/dt। ये कौन सा फोर्स है जो मैंने F लिया है, ये फ्रिक्शन फोर्स है और वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको F इक्वल टू mdv/dt। तो ये तो हम जानते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। इसमें v किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो F इक्वल टू mdv/dt। इसी तरह से हम टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन है माइनस जे कैप आर क्रॉस एफ इक्वल टू dl/dt। dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, वो भी अभी हम लिखेंगे। हालांकि नेट टॉर्क आई अल्फा ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं होता है, उसकी एक कंडीशन होती है कि किस कंडीशन में नेट टॉर्क आई अल्फा एप्लीकेबल है। हालांकि यहां एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में। और नेट टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी dl/dt के इक्वल, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर ये माइनस जे कैप क्या कर रहा है यहां पर, तो देखो मैंने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना वो कैसे लिया, इसको लिया है मैंने एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहां पर ले लिए पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है, टॉर्क किसके अबाउट ले रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास मेरे लिए क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, माइनस जे का। तो पोजीशन वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन माइनस जे कैप की डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर कितना है, माइनस जे कैप आर है। आर क्या लिए मैंने, इसकी रेडियस लिए, क्रॉस एफ।
अब ये फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पर जानबूझ के शो नहीं की, पता नहीं फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में उसको लिखा रहने दिया है। तो माइनस जे कैप आर क्रॉस एफ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ठीक है, इतना हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैंने क्या काम किया कि जो एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी था यहाँ पर, ठीक है, उसकी वैल्यू को मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है। क्या किया है, ये एम डी वी बाई डी टी आपको दिख रहा है ना, एफ इक्वल टू, तो एफ की जो वैल्यू है मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो इक्वेशन आप देख रहे हो, माइनस जे कैप आर क्रॉस एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और डी एल बाई डी टी को इसको हम कितना लिख सकते हैं, आई डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, आई अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिखा जा सकता है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। कहां पे इंटीग्रेट, किन लिमिट्स में इंटीग्रेट कर रहा हूं, इनिशियल और फाइनल। यानी कि आप ये मान लो कि लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल कंडीशन है बॉल की, और फाइनल लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या लग रही है, अपर लिमिट लग रही है फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉल। जैसे कि ये v है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का चेंज है dv, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। ऐसे ही ओमेगा लोअर लिमिट अपर लिमिट है। तो dt यहां से हट गया, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ जाएगी, ये इक्वेशन आएगी यहां पर, इस फॉर्मेट में आ जाएगी इक्वेशन, माइनस जे आर एम क्रॉस जे आर एम क्रॉस एम डेल्टा वी। ये डेल्टा वी का मतलब क्या है, डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी। आफ्टर इंटीग्रेशन ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई। अब ये चेंज किस में ले रहे हैं हम, इनिशियल और फाइनल। डेल्टा ओमेगा ये चेंज इन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, उसका चेंज है ये। ठीक है, लिमिट हमने किस में ली है, इनिशियल और फाइनल में पोजीशन में इंटीग्रेशन किया है। अब यहां पर देखो, अब मैं यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब ये v किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और ये तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन को ही हम वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन हमने क्या ले ली है, ये कंडीशन में ले ली है कि ये प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन है। ठीक है, ये प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन जो हमने ली है, कहां पर है ये, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन, उसके लिए लिखा है केवल। यहां पर v जो है ये इनिशियल है या फाइनल है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। प्योर रोलिंग मोशन में आप लोग जानते हो जनरल रिलेशन क्या होता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और जो r है यहां पर उसको भी मैं डायरेक्शन दे दूं तो कितना हो जाएगा, ये आर जे कैप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आर जे कैप मतलब अगर ये ओरिजिन है तो ये पोजीशन, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, आर जे कैप है। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में है, और ये v है, और ओमेगा की डायरेक्शन ना चाहते तो मैं कोई भी डायरेक्शन ले सकता था, मैंने फिर भी रैंडमली ओमेगा की डायरेक्शन ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना ली है। उसका रीजन क्या है बनाने का, देखो जरा कि अगर मैं एक पेपर पे बॉल रखी हुई है, उसको मैं सडनली पुल करता हूं, तो सडनली पुल करूंगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो किधर आएगी, फोर्स की डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, लेकिन जो टॉर्क मिलेगा इस फ्रिक्शन से, वो टॉर्क कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिलेगा। तो ओमेगा की डायरेक्शन होगी जो मैंने दिखाई है इस तरह से, और ये v है राइट साइड में, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी कितनी है इस समय पर, v प्लस ओमेगा आर है। यानी कि ये प्योर रोलिंग मोशन यहाँ पर नहीं है, ये कोई इंटरमीडिएट पोजीशन लिखी है। मैं किस चीज के लिए लिख रहा हूं, ये जब प्योर रोलिंग होती है उसके लिए। ठीक है, तो अभी ये जनरल रिलेशन है, अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं आया मैं, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस लिख सकते हैं प्योर रोलिंग में, फिर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर जे कैप लिख सकते हैं। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा ओमेगा क्रॉस आर जे कैप। अब इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो डेल्टा v है, ये डेल्टा v केवल चेंज किसमें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सी, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है या बॉडी रेस्ट में आ गई है, और इनिशियल कौन सी, जब ऑलरेडी वो पेपर पे प्योर रोलिंग में थी या पेपर पे रेस्ट में थी, और सेम ओमेगा का केस है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है,
अब ये जो डेल्टा वी आया है, इस डेल्टा वी की जो वैल्यू है, डेल्टा वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर जे कैप, हम ये किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें? इसको हम रख देते हैं किस इक्वेशन में? जैसा कि आप देख रहे हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हाँ, अब दिख रहा है इसमें। तो इक्वेशन नंबर 3 और 5, ठीक है। तो इसमें मैंने डेल्टा वी की जो वैल्यू है ओमेगा क्रॉस आर जे कैप रख दी। ये डेल्टा वी की जो वैल्यू आई है यहाँ से ओमेगा क्रॉस आर जे कैप मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी है। किसमें? इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाती है? ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस जे कैप आर क्रॉस एम डेल्टा ओमेगा क्रॉस आर जे कैप, ये वाला इक्वल टू आई डेल्टा ओमेगा। अब यहां पर ना क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। ये यहां पर दो बार क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में याद करना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का? क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है ए क्रॉस और ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है? उसको लिखा जा सकता है ए बार डॉट सी बार इनटू ने ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बी बार माइनस ए डॉट बी सिंपल मल्टीप्लीकेशन सी। ए हमारे केस में क्या है? हमारे केस में जो ए है वो है ये माइनस जे कैप आर। हमारे केस में बी क्या है? डेल्टा ओमेगा है। हमारे केस में सी क्या है? ये आर जे कैप, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो अगर जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये इस तरह का एक्सप्रेशन यहां पर बनेगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन में एक चीज देखो कि जो जे डॉट जे आ रहा है, ये जे डॉट जे तो कितना हो जाएगा? यहां पर जे डॉट जे कितना हो जाएगा? जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा? माइनस आर केवल, ठीक है। और ये माइनस आर बचेगा और एक आर यहां पर भी है, तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये डेल्टा ओमेगा एज इट इज रहा, ठीक है। इसके बाद ये है माइनस और अंदर लिखा है माइनस जे कैप क्रॉस ओमेगा। इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा? तो देखो ये जो जे कैप में है, ये आर किस डायरेक्शन में था? जे कैप की डायरेक्शन में था। लेकिन डेल्टा ओमेगा किस डायरेक्शन में है? डेल्टा ओमेगा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, रफली आप ऐसे समझ सकते हो। तो मान लो कि जो एंगुलर वेलोसिटी आप देख रहे हो, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसमें है सेंस ऑफ रोटेशन उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है डायग्राम में। लेकिन डायरेक्शन किधर होगी उसकी? के कैप की डायरेक्शन है, जे कैप की डायरेक्शन में। अल्फा किधर होगा इसका? अल्फा मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो उसकी भी डायरेक्शन या तो जे कैप में होगी या माइनस जे कैप में, सॉरी जेड एक्सिस में होगी या माइनस जेड एक्सिस में होगी। डिपेंड करेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना। इन एनी वे डेल्टा ओमेगा की डायरेक्शन जो होगी वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां पर एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे एक्सप्रेशन में। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, जिसको भी मैं चेंज करता हूं। यहां पर ये क्रॉस नहीं है, ये कितना है? डॉट है। जरा देखो यहां पर ये कितना था? ए डॉट बी था। तो ये ए जे कैप डॉट डेल्टा ओमेगा होगा, है ना। अब ये वाली जो चीज है जे कैप डॉट डेल्टा ओमेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। एक है वाई एक्सिस की डायरेक्शन, नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में माइनस जे कैप, और दूसरा डेल्टा ओमेगा किस डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस के अलाउंग, या तो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड में है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस जे कैप डॉट डेल्टा ओमेगा ये कितना हो जाएगा? 0। तो ये टर्म कितनी हो गई? 0 हो गई। तो बचा क्या यहां पर? यहां पर बचेगा एम आर इंटू माइनस आर डेल्टा ओमेगा, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी भी वैल्यू हम रख दें सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। हमने क्या मान लिया है? बॉल को एक स्फीयर माना है, सॉलिड स्फीयर। तो ये आ जाएगा।
अब यहां से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन जाता है, माइनस एम आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। अब ये जो एम आर स्क्वायर और 2/5 एम आर स्क्वायर वगैरह ये तो जीरो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन से कि डेल्टा ओमेगा कैसा होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा और मैथमेटिक्स लगा के ऐसा भी लिख सकते हो, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर और डेल्टा ओमेगा को हम ले लेते हैं कॉमन, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो अब ये वाली चीज तो जीरो हो नहीं सकती है, तो क्या चीज जीरो होना चाहिए, डेल्टा ओमेगा ही जीरो होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम अपने फाइनल प्रूफ के पास आ गए हैं। डेल्टा ओमेगा कितना प्रूफ कर लिया हमने, जीरो के बराबर। ठीक है, और अगर डेल्टा ओमेगा जीरो हो गया है तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि डेल्टा वी भी जीरो होगा। डेल्टा वी कहां से पता चल गया जीरो होगा, डेल्टा वी हमको पता चल रहा है जीरो होना कहां से, यहां से। डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा क्रॉस आर था, तो अगर डेल्टा ओमेगा जीरो है तो डेल्टा वी भी जीरो हो गया। तो फाइनली इस पूरे कैलकुलेशन से हमने क्या करके दिखा दिया, हमने ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि अगर हम केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशन में पेयर रोलिंग मान लें तो बीच में क्या हुआ है, स्लिपिंग हुई है, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा था, कुछ भी हुआ वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन में पेयर रोलिंग है तो डेल्टा वी यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो आ रहा है और डेल्टा ओमेगा भी जीरो आ रहा है, ये हमने यहां से प्रूव कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद अभी ये पूरी तरह बात समझ में नहीं आई कि हमने प्रूव क्या कर लिया। हमने ये प्रूव कर लिया डेल्टा ओमेगा जीरो लाके और डेल्टा वी जीरो लाके। फिर मैं बता दूं डेल्टा ओमेगा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, फाइनल और इनिशियल केवल, बीच का नहीं है उसमें कुछ। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल और फाइनल है, बीच में क्या हुआ कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि हमने जो लिमिट ली थी यहां पर वो इनिशियल और फाइनल में इंटीग्रेट किया था उसको, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि हम जो इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं वो केवल इनिशियल और फाइनल के बीच में। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ, तो ये इसको सॉल्व किया, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जो यहां पर लिखा हुआ है, और ये हमने प्रूव भी कर लिया। अब हम थोड़ा जरा कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने कंक्लूड क्या क्या किया, कौन कौन से पॉइंट थे जो हमने कंक्लूड करने चाहिए। कि while solving this equation पेपर कैन बी मूव्ड इन एनी वे, यानी कि कागज के टुकड़े को किसी भी तरह से मूव कराओ, सो दैट बॉल स्लिप्स एंड मूव आर्बिट्ररीली ओवर द पेपर, बॉल किसी भी तरह से आर्बिट्ररीली मूव करे पेपर पर। और वी हैव नॉट टेकन एनी एजम्पशन दैट फ्रिक्शन इज काइनेटिक और स्टैटिक, हमने ये भी नहीं माना है कि फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है। ठीक है, हमने एजम्पशन में केवल ये माना है कि इनिशियली पेपर को पुल करने से पहले बॉल या तो रेस्ट में है या प्योर रोलिंग में है, और दूसरा एजम्पशन हमने ये लिया है कि फाइनली बॉल या तो प्योर रोलिंग मोशन में है या रेस्ट में आ जाती है। तो इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सेम है, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऐसा जीरो है, वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया था। तो यानी कि अगर हम ऐसा एजम्पशन ले लेते हैं तो मैथमेटिकली भी हमने उसको प्रूव करके दिखा दिया था एक्सप्रेशन में। तो अच्छा हाँ, ये एक स्पेशल केस है जो कि क्वेश्चन में अलग से मैंने मेंशन कर दिया है, ये बता दिया है कि इफ इनिशियली बॉल एट रेस्ट ऑन द पेपर देन इन whatever way paper is pulled out from the underneath of the ball will come to rest in the end. This is because only in this condition angular momentum about point of contact remains conserved. तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बगैर कैलकुलेशन के ये कंक्लूड कर सकते हैं हम ये सारा। लेकिन अगर इनिशियली बॉल प्योर रोलिंग मोशन में है पेपर को पुल करने से पहले और पेपर को हमने किसी भी तरह से खींच दिया तो फाइनली भी वो प्योर रोलिंग मोशन में ही टेबल पर आएगी। ठीक, और उस केस को हमने कैसे प्रूव किया, डेल्टा ओमेगा जीरो प्रूव कर लिया हमने और डेल्टा वी भी जीरो किया। ठीक है,
अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टूडेंट्स चाहें तो खुद करके एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। एक पीस ऑफ पेपर लेना है, बहुत थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिसकी, और पेपर में रिंकल्स ना होना, स्टिफ होना चाहिए, बिल्कुल कड़क, और उसको एक स्मूथ टेबल के ऊपर रखो। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस नहीं, मतलब जिसका कि हो, या फिर ग्राउंड पर भी करके देख सकते हो। हालांकि ग्राउंड पे तुम पेपर को पुल करोगे तो थोड़ा वो ऊपर उठ सकता है, तो टेबल पर अगर रखते हो तो फिर पेपर को हॉरिजॉन्टली पुल करके देखना, ठीक है। तो बॉल अगर रेस्ट में होगी तो फाइनली बॉल उसको निकालने के बाद रेस्ट में ही आएगी, और अगर ऑलरेडी पेयर रोलिंग मोशन में चल रही थी वो और तुमने पुल कर लिया तो फिर फाइनली वो पेयर रोलिंग मोशन में ही आएगी, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अप्रोक्सीमेटली प्रूव हो पाए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो भी बॉडी हम मानते हैं वो कैसी होती है, वो 100% रिजिड बॉडीज होती है। आप प्रैक्टिकली जो आप बॉल करोगे तो बॉल आप रबर की बॉल लोगे, आप कुछ लोगे, तो 100% रिजिड बॉडी नहीं है। तो जो उसकी वजह से जहां पे कांटेक्ट में बॉल आती है वहां पे कुछ सरफेस कैसा हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी मतलब जितनी हार्ड बॉल को यूज करोगे उतना ये वाला रिजल्ट एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेगा, उतना ज्यादा परफेक्ट एक्सपेरिमेंट होगा आपका, ठीक है। स्टील की बॉल हो एक बड़ी सी तो उसमें तो बहुत ही, लेकिन स्टील की बॉल हुई तो फिर पेपर खींचोगे तो पेपर भी फट सकता है। प्लास्टिक की हार्ड बॉल हो, ठीक है, जिससे क्रिकेट खेला करते हो आप, तो उस वाली बॉल से, लेकिन उसमें भी देखना कि वो बॉल ना पूरी तरह से स्मूथ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बॉल के ना दो हेमिस्फीयर को जोड़ के बनाया जाता है, तो जहां पर उसका जो जोड़ होता है ना, वहां पर उस जगह पर बॉल पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती है, एक लाइन जैसी बन जाती है, एक सर्कल जैसा बन जाता है। तो अगर किसी तरह से मैनेज कर सकते हो तो ये एक्सपेरिमेंट करके भी आप लोग देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन पर अगर कोई और पॉइंट दिमाग में आ रहा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, फिजिक्स अच्छे से समझने वाले क्वेश्चन है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट में रिप्लाई जरूर करता हूँ, हो सकता है कभी कभी टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, लेकिन अगर आपने कमेंट किया होगा तो मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। और अगर इस क्वेश्चन में कुछ और भी आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो, या कोई नया सोल्यूशन किसी के दिमाग में आ रहा हो तो आप अपना सोल्यूशन भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो अगर अच्छा सोल्यूशन हुआ, कोई नया नया पॉइंट हुआ, कोई नई चीज हुई, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लें, ठीक है। तो मैं इसका डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।